11,000 में दम नहीं हो, 20,000 से कम नहीं। 9 से 9 तक चलती है, किसी को कोई औसत नहीं आ रही है और बहुत परेशान। मैं जेल में मिलने गया थी, मेरे बच्चे का उसने देखा उसकी हालत क्या रही होगी। 10 पुलिस वाले उसमें से बेटे को मारे मैंने। इतना तो यूपी पुलिस गिर गई, सरकार यूपी की। गिरफ्तार किए मजदूर आगवानों रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गिरफ्तार किए मजदूर आगवानों रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मजदूरां दी घट्टो उजरत 30,000 करो, 30,000 करो। मजदूरां दी घट्टो उजरत 30,000 करो, 30,000 करो। फाशीवादी सरकारां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। पटना की सड़कों पर कुछ युवा पर्चा बांट रहे थे। वो पर्चा क्या था, मैंने उनसे मांगा और देखा वो पर्चा नोएडा में जो मजदूर आंदोलन हुआ था और उसके खिलाफ जो भारत की सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भयानक दमन शुरू किया था, उसके प्रतिकार के रूप में वो पर्चा था। मेरे पास उस पर्चे की एक प्रति है और ये प्रति ये दिखाता है किस तरीके से श्रमिकों के खिलाफ भारत की मोदी सरकार एक से बढ़कर एक दुर्दांत कदम उठा रही है। मजदूरों के हर अधिकार को कुचलने के लिए मोदी सरकार जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठा रही है, इससे कहीं न कहीं इस भावना को बल मिलता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बंगाल चुनाव ने तो साफ दिखा दिया कि चुनाव के माध्यम से अब किसी तरह का सत्ता में बदलाव और संभव है, संभव ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, चुनाव आयोग बिक चुका है, पुलिस तंत्र भी लगभग बिक चुकी है भाजपा के तहत। उसके साथ जो भारत की पुलिस लिखा जाता है बेहतर हो, उसके लिए भाजपा की पुलिस लिखा जाना ज्यादा मुफीद है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उसको लिखना चाहिए भाजपा की सुप्रीम कोर्ट, और चुनाव आयोग तो ऑलरेडी भाजपा का चुनाव आयोग है ही। बहरहाल हम इस पर्चे की बात करें, इससे पहले हम बता दें आपको कि नोएडा के मजदूरों पर जिस तरह से दमन ढाया गया है, उसके खिलाफ पंजाब में, दुनिया भर में और भारत के हर हिस्से में प्रतिरोध के स्वर उठे हैं। और इस प्रतिरोध के स्वर ने कई चीज़ों को साबित किया है कि भारत के लोग जिंदा हैं, वो मर नहीं गए हैं। और यही कारण है कि पटना की सड़कों पर भी चंद युवा पर्चे बांटते हुए नजर आए। पर्चे में क्या था फिर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कई चीजों को जानने की जरूरत है और उस पर भी हम बात करते हैं। नोएडा के सड़कों पर, फैक्ट्रियों में छोटे छोटे मजदूर जो 10,000, 11,000, 12,000 की सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर कर दिए गए थे, उन लोगों ने अपने मजदूरी बढ़ाने के आंदोलन को तेज किया और सरकार ने भी उसका प्रतिकार किया और चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह अफवाह फैलाया गया कि मजदूर जो 11,000, 12,000, 10,000 की मजदूरी पर काम करते हैं और इनको जो मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये असल में ये भारत के नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, चाइनीज एजेंट हैं, नक्सल हैं, माओवादी हैं। इस तरीके की बातें प्रसारित की गई। सवाल उठता है कि अगर न्यूनतम मजदूरी की मांग करना भी देशद्रोह है तो फिर देश प्रेम क्या है? आगे हम बात करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज उन युवाओं ने बताया मुझे कि आज फिर नोएडा में दो युवा की जो इस आंदोलन के साथ थे या समर्थन में थे, उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है और उस गिरफ्तारी का सूचना किसी परिवार वाले को नहीं दिया गया है। इसी तरीके से कलकत्ता के जो एसोसिएशन के लोग हैं, मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने भी इस घटना का प्रतिवाद किया है और मजदूरों के जो मजदूरी की मांग थी, जायज मांग थी, उसके समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आपको ये दमन कितना भयानक था, इसका एक तस्वीर आप ये देख लीजिए। मैं जेल में मिलने गया थी, मेरे बच्चे का उसने देखा उसकी हालत क्या रही होगी। 10 पुलिस वाले उसमें से बेटे को मारे मैंने। इतना तो यूपी पुलिस गिर गई, सरकार यूपी की।
भाजपा और सरकार। नहीं, और ये सब क्यों हुआ है? बताइए, एक बच्चे के साथ जब 10 पुलिस वाले जाके उस बच्चे के ऊपर क्या बीतने हुए, और ये सब स्टूडेंट के साथ ऐसा बिल्कुल, व्यवहार किया जा रहा है। और एक एक नियम कानून की धज्जियां उड़ाई देंगे पानी रो आंटी को। एक-एक- जिस बेटे के माँ के साथ होता है उसी को पता होगा कि मेरे बच्चा किस हालत में 24 घंटा रहा होगा। आप लोग तो समझ सकते हैं, जिसके बच्चे को वही समझेंगे। कुछ नहीं, 24 घंटा बाद फोन आ रहा है कि आपके बेटे को अरेस्ट किया, 24 घंटा उसके साथ मार पिटाई की जाती है। कुछ नहीं बताया ना, कुछ किया ही नहीं, मेरा बच्चा गया ही नहीं है, बेटा गया ही नहीं, हिमांशु ठाकुर वहाँ गया ही नहीं, बस 10 मिनट गया होगा, यानी कुछ आरोप नहीं है उसके ऊपर तो है ही नहीं। वो जो बच्चा गया किया ही नहीं तो उसके आरोप क्या लगाएंगे। आज मैं तो हूँ यूपी के, रहती हूँ उत्तराखंड में। ये बच्चा पढ़ाई यहाँ PhD की तैयारी की पढ़ाई करता है। क्या मांग कर रही हैं? यहाँ मांग कर रहे हैं कि बस बच्चे के ऊपर जो यूपी पुलिस धारा लगाई है, मेरे बेटे को रिहा करवाइए, और जो भी अगर प्रूफ साबित करवाए कि हाँ वो बच्चा गया है कि नहीं गया है, इतना मैं मांग करती हूँ। बिल्कुल, उसको गिरफ्तार हो गई तो मेरे को कुछ 24 घंटे बाद पता चला कि वो हिमांशु गिरफ्तार हो गया। कैसे गिरफ्तार हो गया, कहाँ गिरफ्तार हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी आत्मा क्या तुरंत बदल गई। अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी दिमाग में बदलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इतना होशियार विद्यार्थी होकर के कैसे दुरुपयोग कर काम किया होगा कोई उसके पास सबूत वारंट होगा, मेमो होना चाहिए, मेमो होना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। उन्होंने जाने की साथ की सभी ना ये जो असली बार बैग से निकल गया। अब उसके दूसरे दिन अब मैं एक रात रहा, उससे कोई वकीलों द्वारा मैंने फोन करवा करके पता लगाया कि वहाँ तो वो वकीले गए, उन्होंने वकीलों से मारपीट कर दिया, वो लोग इनको से हाथापाई करके बाहर हो गए। अब फिर दूसरे दिन मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मैं नोएडा आया। नोएडा से मैंने वहाँ जेलों में गया, सुबह करीब 6 बजे गया। एक झोले में सामान रखा, किला रखा, हाथी पहलवान जैसे सीना लेकर ये 7 बजे मैंने देख रहा है कि हमारा हिमांशु कहाँ है, वो तो खोल ही नहीं रहे थे, मिलने नहीं देना चाह रहे। 10,000, 11,000, 12,000 रुपये की मांग करने वाले मजदूर को जब देशद्रोही कहा जा रहा है, उस पर पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। 300 साढ़े 300 से अधिक मजदूर लापता है या जेलों में बंद है, उनका अगवा कर लिया गया है। तो सवाल कहीं न कहीं उठ खड़ा होता है, तो फिर मसला क्या है और आंदोलन क्यों हुआ है। बहरहाल हम यहाँ आते हैं इस पर्चे पर, जो पर्चे की आज के युवा यहाँ पर पटना में बांट रहे थे। ये जो पर्चा है, इस पर्चे का जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा है, श्रमिक कार्यकर्ताओं को रिहा करो, झूठे मुकदमे वापस लो। नोएडा हिंसा के नाम पर फंसाए जा रहे मजदूर कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों की रिहाई के लिए आवाज उठाओ। इस पर्चे को जो जारी किया गया है उसमें किसी का नाम नहीं है, बस अंतिम में जो हेडिंग बनाया गया है वो यही है, हम आप सभी न्याय पसंद नागरिकों का आह्वान करते हैं कि तमाम सामाजिक और श्रमिक कार्यकर्ताओं की झूठी गिरफ्तारी का विरोध करें। इस पर्चे में जो लिखा हुआ है मैं उसको सुनाता हूं पढ़ करके आपको कि मसला क्या है और क्यों यह आंदोलन हुआ था, मौजूदा हालात क्या है। दर्ज है इसमें, दिल्ली NCR में श्रमिकों के स्वतः स्फूर्त आंदोलनों का एक सिलसिला उठा। गुड़गांव हरियाणा से होते हुए नोएडा भिवाड़ी तक के श्रमिक सड़कों पर थे। ये आंदोलन जो जिंदा रहने के शर्तों के वाजिब मांग के थे, धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों के श्रमिकों को अपनी जद में ले रहा था। श्रमिकों के उठ रही झंझावात से भयभीत सरकारों को पहले हरियाणा में, बाद में उत्तर प्रदेश में नाम मात्र ही सही किंतु मजदूरी बढ़ानी पड़ी। लेकिन साथ साथ हर जगह प्रशासन ने श्रमिकों के इस आंदोलन को मालिकों के पक्ष में दबाने का प्रयास किया, परंतु 9 अप्रैल से शुरू हुए यह नोएडा श्रमिक आंदोलन के बाद से ही योगी सरकार, यूपी पुलिस, नोएडा प्रशासन इस आंदोलन को कुचलने और पूरे आंदोलन को महज साजिश के तहत हिंसा करार देने के लिए आमादा है। यूपी पुलिस बेहिसाब गिरफ्तारियां कर रही है, सैकड़ों श्रमिक अभी भी लापता है, आखिरी समय तो 350 के आसपास है। श्रमिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, युवाओं को उठाकर कैद में डाल रही है। उसका
पिच हंट कर रही है। श्रमिक कार्यकर्ताओं, आम छात्रों, जनपक्षधर बुद्धिजीवियों का मीडिया, सोशल मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर जगह जगह से लोगों को उठाया जा रहा है, उनका फोन आदि जब्त किया जा रहा है। नोएडा आंदोलन की पृष्ठभूमि। नोएडा में श्रमिक बेहद मामूली मजदूरी और दुरूह कार्य परिस्थितियों में वर्षों से काम कर रहे हैं। नोएडा श्रमिक आंदोलन की जड़ें बीते एक दशक से चली आ रही वेतन वृद्धि में ठहराव और आय तथा जीवन यापन की लागत के बीच बढ़ते अंतर में निहित था। स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि बीते वर्षों में या बीते दशक में कोई वेतन संशोधन लागू नहीं किया गया है। 19 से 24 के लिए निर्धारित वेतन संशोधन असल में कभी लागू ही नहीं किए गए थे। जब 1 अप्रैल 2026 को तीसरा संशोधन तय हुआ, तब भी श्रमिक पुरानी वेतन संरचनाओं पर ही काम कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही थी। औसत सूचकांक 17 से 301 अंकों से 2017 में 301 अंकों से बढ़कर 2025 के अंत तक 425 अंक हो गया था। श्रमिकों के लिए चुग्गी भर मजदूरी में परिवार के लिए भोजन तक जुटाना पहले से ही कठिन हो रहा था, लेकिन एलपीजी और ईंधन संकट से स्थिति और बिगड़ गई। सिलेंडरों की कीमत 5,000 रुपये तक पहुंच गई। ऐसे में श्रमिकों के पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं रह गया था। गौरतलब है कि इस बेहिसाब महंगाई में जहां नोएडा, गुड़गांव जैसी जगहों में बुनियादी जीवन यापन हेतु न्यूनतम मजदूरी 28,000 प्रति माह की आवश्यकता है, वहां नोएडा में श्रमिकों को केवल 11,313 से लेकर के 13,940 रुपये तक मिल रहा था और कुशल मजदूर का 11,313, अर्ध कुशल 12,446, कुशल मजदूर 13,940 रुपया, जो कि मजदूरों के आंदोलन के दबाव के बाद केवल 13,690 रुपये से लेकर के 16,868 रुपया तक बढ़ा है और जिसमें कि अकुशल मजदूर का 13,690 रुपया है और अर्ध कुशल मजदूर का 15,059 रुपया, जबकि कुशल मजदूर का 16,868 रुपया। मीडिया का भोंपू इस बढ़ोतरी को 21% की भारी भरकम बढ़ोतरी के रूप में पेश कर रहा है, किंतु हकीकत ऊपर के आंकड़ों से समझा जा सकता है। नोएडा आंदोलन में दमन का पाटा। 9 अप्रैल से शुरू हुआ श्रमिकों का आंदोलन। वहां काम करने वाले टेक्सटाइल तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के श्रमिकों का शांतिपूर्ण आंदोलन था, जो बड़ी तेजी से आम मजदूरों को अपनी ओर खींच रहा था। 11 अप्रैल तक हड़ताल का पैमाना कंपनी मालिकों और प्रशासन के लिए खतरा बन गया था। कई श्रम और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हड़ताली श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनसे मुलाकात की। इस दिन श्रमिक कार्यकर्ता रुपेश रॉय, सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य आनंद और अन्य लोगों ने श्रमिकों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि हड़ताल शांतिपूर्ण, अनुशासित और संगठित रहे, क्योंकि यही मांगों को पूरा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका था। सैकड़ों श्रमिकों के साथ मिलकर उन्होंने 11 अप्रैल को NSEZ मेट्रो स्टेशन के नीचे शपथ ली कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण, अनुशासित और उनकी न्याय संगत मांगों के पूर्ति के लिए होगा। किंतु जैसा कि होता है, मालिकों की सेवा में लगे पुलिस प्रशासन के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त था कि श्रमिक आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चले। श्रमिक कार्यकर्ता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मजदूरों की जायज मांगों को लेकर संघर्ष आगे बढ़ाए। इसलिए सबसे पहले श्रमिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को आंदोलन से अलग किया गया। फिर आंदोलन में अराजक तत्वों द्वारा हिंसा फैलाकर आंदोलन को बदनाम तथा दमन किया गया। 11 अप्रैल को शाम के 7 बजे रुपेश रॉय को 3 महिला कार्यकर्ता आकृति, सृष्टि और मनीषा के साथ यूपी पुलिस की स्वैट
टीम ने सिविल कपड़ों में अवैध रूप से अगवा कर लिया था। सभी पुरुष अधिकारियों ने महिला कार्यकर्ताओं और रुपेश की पुलिस की कार में घसीटा और एक अज्ञात स्थान पर ले गए। रात भर उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य और दोस्त नोएडा सेक्टर 2 पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे और रात भर नोएडा की पुलिस स्टेशनों में पूछताछ करते रहे। यानी 12 अप्रैल को 3 वकील तथा 4 और सामाजिक कार्यकर्ता अपहृतों के बारे में पता लगाने के लिए सूरजपुर कोर्ट गए तो उन्हें ही पकड़ लिया, घंटों बैठाया गया और मारपीट की गई। 13 अप्रैल को नोएडा में श्रमिकों की हड़ताल के दौरान हिंसा भड़क उठी। गिरफ्तार किए गए 7 कार्यकर्ताओं में से कोई भी हिंसक स्थान पर मौजूद नहीं था। इस दिन पुलिस ने सैकड़ों श्रमिकों और राहगीरों को सामूहिक रूप से गिरफ्तार किया और उनमें से कई अभी तक रिहा नहीं हुए हैं। परिवार उनके ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक थाने से दूसरे थाने की ओर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्रकाशित नहीं किया है जिससे जेल में बंद सही लोगों का विवरण दिया गया हो। 13 अप्रैल को आदित्य आनंद ने एक श्रमिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में कई वीडियो बयान पोस्ट किए। इसमें शांति का आग्रह किया गया और पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा को उकसाने के खिलाफ चेतावनी दी गई। उल्टे आदित्य आनंद को ही नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया। सोशल मीडिया में एक बड़ा कैंपेन इस झूठ के प्रचार प्रसार के लिए चलाया गया। 17 अप्रैल की देर रात आदित्य आनंद को त्रिची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ अधिकारियों द्वारा बिना गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा किए और बिना गिरफ्तारी का ज्ञापन दिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अगली शाम तक अपने परिवार के सदस्यों या वकीलों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें तिरुचिरापल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने प्रतिक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए ट्रांजिट रिमांड नहीं दी। इसके बावजूद यूपी पुलिस ने आदित्य आनंद का तमिलनाडु से अपहरण कर लिया और बिना ट्रांजिट रिमांड के उन्हें नोएडा यूपी ले आई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में हिंसा का शिकार बनाया गया। 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ स्थित जन चेतना पुस्तक प्रतिष्ठान पर छापा मारा। हालांकि उनके पास एक मंजिल के लिए वारंट था, लेकिन पुलिस ने पूरे परिसर पर छापा मारा और कई उपकरण, किताबें और वस्तुएं जब्त कर ली, लेकिन कोई भी जब्ती ज्ञापन नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिष्ठान में मौजूद लोगों को भी अवैध रूप से हिरासत में रखा। इसके बाद सत्यम वर्मा को पुलिस की गाड़ी में 3 घंटे तक ले जाया गया और उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रात करीब 11 बजे पुलिस सत्यम के घर पहुंची, उनके घर पर छापा मारा, उनका सामान जब्त किया और उन्हें भी अपने साथ ले गई। 112 पर कॉल करने के बावजूद उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सत्यम वर्मा एक जनपक्षधर बुद्धिजीवी, मशहूर अनुवादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका पूरा जीवन भगत सिंह के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहा है। यूपी पुलिस यही नहीं रुकी, वह तमाम नागरिक अधिकारों को धत्ता बताते हुए दिल्ली में छात्रों नागरिकों की दबिश करती रही। 18 अप्रैल को यूपी पुलिस द्वारा हिमांशु ठाकुर का दिल्ली के शालीमार बाग स्थित उनके निजी आवास से अपहरण कर लिया गया। बिना किसी ट्रांजिट रिमांड के, बिना किसी कारण बताए, बिना किसी गिरफ्तारी का ज्ञापन जारी किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिमांशु और सत्यम को 20 अप्रैल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी के लगभग 2 दिन बाद। जब से कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, वकील आवश्यक बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुनवाई के दिन अचानक नई धाराएं जोड़ी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद से कई मामलों में उचित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया का ज्ञापन पालन नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ चरित्र हनन, अफवाहें फैलाने और संक्षेप में कहें तो आरोपियों का मीडिया ट्रायल करने का एक व्यापक मीडिया अभियान चलाया गया है।
पाकिस्तान से संबंधों से लेकर शहरी नक्सलियों और नेपाल तक मुख्य धारा का मीडिया कई सरकारी सिद्धांतों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और श्रमिकों की हड़ताल को बदनाम कर रहा है। यह सब कवायद किस लिए? इसलिए ताकि कोई भी श्रमिकों के पक्ष में आवाज उठाने की जरूरत ना करे, मजदूरों के नारकीय जीवन परिस्थिति पर कोई बात ना हो। असलियत यह है कि यह पूरी हिंसा एक सुनियोजित साजिश है जिसे अंजाम यूपी पुलिस और मालिकों के गुंडों ने दिया है। नोएडा हिंसा को भड़काने के पीछे पुलिस प्रशासन और कारखानेदारों के गुंडों का गिरोह काम कर रहा है ताकि मजदूरों के वास्तविक शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम किया जा सके और उसका भयानक दमन किया जा सके। यह अपील करते हुए एक दो पृष्ठ का एक हैंडबिल है। अंत में यही लिखा है जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम आप सभी न्यायपसंद नागरिकों का आह्वान करते हैं कि तमाम सामाजिक और श्रमिक कार्यकर्ताओं की झूठी गिरफ्तारी का विरोध करें। सवाल उठता है, एक तरफ यही सरकार माओवादियों के जो लगातार उनका अभियान चलता रहा है उसको खत्म करने के लिए हथियारबंद माओवादियों को बाकायदा सुविधाएं मुहैया करा रही है, रेड कारपेट लगा करके उसको सरेंडर करवा रही है। 4000 5000 आदि माओवादी कार्यकर्ताओं को, माओवादी के गुरिल्लों को सरेंडर करवाया गया है। उसकी इच्छित मांगें पूरी की गई है, उनको रुपया दिया गया है, उनको जमीन देने की बात कही गई है, उनके ऊपर तमाम केस हटाने की बात भी चल रही है। दूसरी तरफ जो अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, जो बार बार शपथ लेकर के हिंसा न करने की कस्में खा रहे हैं, उनको पुलिस दमन का शिकार बना रही है। 350 मजदूर को लापता कर दिया गया है। उन पर्चे बांटने वाले युवाओं ने बताया कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह 9 तारीख है, 9 मई है। 9 मई को भी 2 युवाओं को उठाया गया है नोएडा या दिल्ली से। सवाल उठता है, ये 2 रंगी नीति क्यों है? जो शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं उनके लिए तो लाठियां, गोलियां और बंदूकें चलती है, और जो हथियारबंद आंदोलन करते हैं माओवादी, उनके लिए रेड कारपेट बिछता है। एक सरकार, 2 नीतियां। सवाल है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या वह भारत के हर लोगों को, हर आंदोलन को हथियारबंद होते हुए देखना चाहती है? क्या वह भारत के हर शांतिपूर्ण आंदोलन को चाहती है कि वह माओवादियों का बन जाए? क्या इसी तरीके से सोनम वांगचुक जो वैज्ञानिक थे, उनको भी इसी तरीके से जेल में डाला गया, उनके 4 साथियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हुए थे। सवाल सरकार के पाले में है, सरकार आखिर आंदोलन को क्यों दमन करना चाहती है, जबकि हर आंदोलन लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। अगर आंदोलन ना हो, अगर सड़कें सुनी रहेगी तो संसद आवारा हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का ये शब्द था। जेपी आंदोलन में शामिल यही भाजपा आरएसएस के लोग थे जो कि नारा दिया गया था, संसद अगर आवारा हो जाएगा, अगर सड़कें सुनी हो जाएगी। क्या सरकार सड़कों को वीरान करना चाहती है? क्या वह मान रही है कि हमारा संसद जो है आवारा हो गया है? बेशक सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सरकार के पाले में है, जवाब आपको तलाशना है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।